नमस्कार दोस्तों, तो आज इस टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है रीजनल इनइक्वालिटीज एंड इम्बैलेंस, प्रादेशिक विकास और नियोजन। ये विषय हम पहले शुरू कर चुके हैं और इसके विकास के प्रतिरूपों पे बात कर चुके हैं, साथ ही साथ में विकास के क्या संकेतक हैं उस पर भी हम बात कर चुके हैं। ठीक उससे पहले उसके बाद का जो टॉपिक है वो है असमानता और असंतुलन। ये जो विकास के संकेतक है इसमें किसी स्थान पे अगर ये विकास के संकेतक बहुत ज्यादा दिखाई दे या फिर किसी स्थान पे कम दिखाई दे तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही असंतुलन और असमानता है। थोड़ी सी बात इस पे कर लें, दो शब्द यहाँ पे है, एक शब्द है असमानता और एक शब्द है असंतुलन। हम पढ़ेंगे इसको एक ही विषय के रूप में, थोड़ा सा डिफरेंस है बट आगे जाके इन दोनों के जो कारण है, जो परिणाम है, जो प्रॉब्लम्स इनसे आती हैं वो एक ही जैसी है, बस शब्द में थोड़ा सा अंतर है। एक शब्द है इनइक्वालिटी, दूसरा शब्द है इम्बैलेंस। ये जो असमानता और असंतुलन है इसको बस ये समझिए कि जो असमानता है वो एक कारण है और उस कारण से जन्मा हुआ परिणाम है असंतुलन। दोनों को एक रूप में देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ में आप कभी बुक्स में पढ़ेंगे तो एक शब्द इनइक्वालिटी की जगह पे आपको डिस्पैरिटी दिखाई दे सकती है। डिस्पैरिटी का अर्थ भी असमानता है, ठीक उसी अर्थ में हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, एक शब्द इससे भिन्न है वो है डाइवर्सिटी, थोड़ा सा भिन्न है। डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। जो डाइवर्सिटी है अर्थात वैभिन्न है, डाइवर्सिटी जुड़ा है प्राकृतिक कारणों से और डिस्पैरिटी जुड़ा है मानवीय कारकों से। अर्थात जो प्राकृतिक भिन्नताएं हैं, हम समझ लें कि जलवायु संबंधी जो भिन्नता है, संसाधनों संबंधी जो भिन्नता है वो डाइवर्सिटी है, पर इसी डाइवर्सिटी के आधार से जन्म लेती है ये डिस्पैरिटी। जो मानव है वो अपने ज्ञान का प्रयोग करके, क्षमता का प्रयोग करके किस प्रकार से उस डाइवर्सिटी को यूज करता है और किस प्रकार से विकास करता है, और विकास के अलग अलग जो पैमाने हैं अलग अलग स्थानों पे वो जन्म देते हैं असमानता को। तो इन चार शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी, जहाँ पे कि इम्बैलेंस और इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची आप समझ सकते हैं, इम्बैलेंस थोड़ा सा अलग है। इसकी परिभाषा पे जाने से पहले थोड़ी सी बात समझ लें कि वास्तव में असमानता क्या है। तो विकास को हम समझ चुके हैं, विकास में ही अंतर्निहित होती है असमानता या विषमता। जैसे ही विकास शुरू होता है वैसे ही उस स्थान पर असमानता भी प्रारंभ हो जाती है। जैसे आप समझे कि एक क्षेत्र है, इस किसी क्षेत्र में यहाँ पे एक उद्योग लगा दिया गया या कोई शिक्षा का कोई संस्थान स्थापित किया गया, तो जैसे ही किसी स्थान पे एक वृद्धि केंद्र स्थापित किया जाता है या विकास केंद्र स्थापित किया जाता है तो उसके आसपास के जो संलग्न ये क्षेत्र होते हैं उससे असमान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तीव्र गति से वृद्धि करेगा और यहाँ पे जो वृद्धि का प्रभाव होगा या विकास का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा सा धीमा होगा। सरल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो विकास ध्रुव या वृद्धि ध्रुव है ये विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, क्योंकि जो विकास है उसको वो क्षैतिज गति से ग्रोथ नहीं कर सकता है। अगर ये चार क्षेत्र है यहाँ पे तो ये चारों क्षेत्रों पे एक साथ विकास नहीं हो सकता है। विकास यहाँ पे प्रारंभ होगा, अर्थात यहाँ पे विकास के लिए हमने कुछ स्थापित किया, कोई उद्योग जैसे मैंने बात की स्थापित किया। आप इसको वृद्धि केंद्र के रूप में समझे, हम इसके पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं रोडपोस्ट थ्योरी को। तो यहाँ से इन क्षेत्रों में विकास तो तीव्र गति से होगा, अब धीरे धीरे वो प्रसारित होगा, अर्थात ये केंद्र होगा और इसका ये प्रसरण केंद्र होगा। तो इस केंद्र पे विकास बहुत जल्दी हो जाएगा और जिन स्थानों पे प्रसरण होगा वहां पे धीमा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों क्षेत्रों में असमानता उत्पन्न हो जाएगी और इसी असमानता से अब असंतुलन आ जाएगा। ठीक है, तो विकास के साथ साथ असमानता क्या है, अंतर्निहित है हमेशा से। इस विचारधारा को समझने के लिए असमानता की हम तीन विचारों को समझ सकते हैं क्या इनके माध्यम से। एक जो पहली विचारधारा है वो है व्यक्तिवाद की विचारधारा या व्यक्तिवादियों की विचारधारा। उन्होंने किस तरह से असमानता को परिभाषित किया है।
तो व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की विचारधारा, जिसके बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, आर्ट्स में भी पढ़ा है। ये जो है ये असमानता को एक नेचुरल केस मानते हैं कि एक प्राकृतिक योजना है, प्राकृतिक कारण है असमानता कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से, प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों से असमानता आएगी। व्यक्तिवाद जो है वो एक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो कि व्यक्ति के विकास और सीधी सीधी भाषा में कहें तो व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति पे बल देती है। ठीक है, तो ये कहती है कि ये नेचुरल केस है। दूसरी जो विचारधारा है वो है मार्क्सिज्म की, जिसको मार्क्सवाद कह सकते हैं। मार्क्स की जो साम्यवाद की विचारधारा थी उसी को मार्क्सिज्म कहा जाता है। तो जो मार्क्स थे वो एक सामाजिक वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले थे और उनका मानना था कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व अगर हो जाए तो एक वर्ग विहीन समाज की क्या होगी, स्थापना होगी। तो इसी वर्ग विहीन समाज की स्थापना को लेके ये आया क्योंकि जो उत्पादन के साधनों में स्वामित्व था वो सामाजिक तो था नहीं, कुछ खास विशेष वर्गों के रूप में था। तो ये बात सामने आती है कि उत्पादन के साधनों पर कुछ खास वर्ग के लोगों का स्वामित्व होने से वहां पे असमानता उत्पन्न होती है। तीसरी जो विचारधारा है उसको आप राजनीतिक विचारधारा कह सकते हैं। ये भी एक प्रत्यक्षवादी विचारधारा है। ये मानते हैं कि जो रीजनल इनइक्वालिटी है वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, वो एक रियलिटी है, वास्तविकता है, वो असमानता को एक वास्तविकता मानते हैं। तो ये तीन विचारधारा है। इसके साथ ही साथ में विलियमसन एक विचारक हुए जिन्होंने असमानता को समझाने के लिए और उसको ज्ञात करने के लिए कई प्रकार से अपने व्यू दिए, जिनका आधार था विकास और प्रादेशिक, जो विकास का स्तर है उसमें और प्रादेशिक असमानता में संबंध होता है। देखिएगा उसको उन्होंने तीन विचारकों से समझाया है, तीन अपने मत देके। पहला जो उनका मत था ये था कि जिन स्थानों पे विकास बहुत पहले प्रारंभ हो चुका है उन क्षेत्रों पे जो असमानता होगी वो कम होगी। अर्थात आप ये समझिए कि जिस क्षेत्र में विकास प्रारंभ हो गया कुछ वर्षों के बाद वहां पे उसके आसपास के जो संलग्न क्षेत्र हैं वो भी विकसित हो जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में विकास की जो असमानता है वो कम होगी। उदाहरण के रूप में आप विकसित देशों को ले सकते हैं, अमेरिका को ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने अपना व्यू दिया ठीक इसके विपरीत कि जिन क्षेत्रों में जो विकास है वो लेट से शुरू हुआ, लेट से प्रारंभ होता है, वहां पे जो असमानता होगी वो कैसी होगी, वहां पे असमानता ज्यादा होगी। जैसे विकासशील जो देश हैं या अविकसित देश, विकासशील देश आप भारत ले लीजिए, क्योंकि विकास की क्रिया अगर अभी ही शुरू हुई है, जिस एक स्थान पे अभी शुरू हुई है तो उसके आसपास के क्षेत्र तो अविकसित रहेंगे, तो वहां पे असमानता हो जाएगी। तीसरा इन्होंने एक और मत दिया कि अगर डाइवर्सिटी है डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स है उनमें, तो भी वहां पे आपकी इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? फैक्टर्स समझ लीजिए कृषि है, उद्योग की, कृषि को ले लें। कृषि की बहुत सारी पद्धतियां हैं। दो पद्धतियां हम बोलते हैं कि पुरातन पद्धति जो है, पुरानी पद्धति है जो कृषि की, और जो नवीन पद्धति है जिसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो किसी क्षेत्र पे अगर पुरानी पद्धति को यूज किया जा रहा है और किसी क्षेत्र में नई पद्धति को यूज किया जा रहा है तो उन क्षेत्रों में क्या समानता होगी। तो इसको ये बताते हैं, इनका ये जो आधार था वो था डेवलपमेंट लेवल जो है उनका, और जो रीजनल आपकी इनइक्वालिटी है उसमें कोरिलेशन होता है। और ये कोरिलेशन किस प्रकार का है? नेगेटिव है। आप देख रहे हैं कि अगर पहले शुरू हुआ है कहीं पे विकास तो वहां पे असमानता कम है, लेट से शुरू हुआ है तो असमानता ज्यादा है। ठीक है, तो एक नेगेटिव कोरिलेशन को ये बताते हैं। तो ये हो गया आपका रीजनल इनइक्वालिटी और इम्बैलेंस का अर्थ क्या है और किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। साधारण अर्थों में आप ये समझिए कि किसी क्षेत्र में कुछ तथ्यों के आधार पर अगर ये देखें कि कोई क्षेत्र बहुत अधिक विकसित है और उसके आसपास के क्षेत्र अविकसित हैं तो हम उसको प्रादेशिक असमानता कह सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संसाधनों और आर्थिक विकास का केंद्रीयकरण हुआ है तो उस केंद्रीयकरण के कारण उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो अपूर्ण विकसित
रह जाते हैं या कम विकसित रहते हैं, इस स्थिति को हम प्रादेशिक असंतुलन कहते हैं। और इस प्रादेशिक असंतुलन का कारण क्या था? प्रादेशिक असमानता। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, वो हमको पढ़ना है कि भारत में प्रादेशिक असमानता और असंतुलन की क्या स्थिति है। तो 3 भागों में हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रीजनल इनइक्वालिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस के जो इंडिया में फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। इस फैक्टर के साथ ही साथ हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस फैक्टर से क्या होगा, अगर ये फैक्टर होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर इस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमको ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये 3 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। प्रॉब्लम को अलग से पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इम्बैलेंस ही वो प्रॉब्लम है। तो भारत में जो प्रादेशिक असमानता और असंतुलन की जो स्थिति है ये प्राचीन काल से है। यहाँ पे सीधे सीधे हम इसके फैक्टर्स पे आते हैं। देखिएगा 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल और उसका दूसरा है नॉन फिजिकल जो फैक्टर्स है। तो फिजिकल में आप देखें क्या क्या हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स से कैसा असंतुलन आ सकता है, कुछ क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण है, समृद्ध है, तो जिन क्षेत्रों में ये संसाधन है, क्योंकि हमारे विकास का आधार होते हैं संसाधन, तो जिन क्षेत्रों में ये संसाधन है वहाँ अधिक विकास हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र अविकसित रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल संसाधनों के वहाँ पे मिलने से ही कोई क्षेत्र विकसित हो जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उसको यूज कर सकें। तो इसी से एक जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट अभी हम देखेंगे नॉन फिजिकल फैक्टर्स में कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके की है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसको प्रभावित करता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। ये क्लाइमेट कहीं पे भी आप देखेंगे, कभी भी आप विकास के बारे में पढ़ें, नियोजन के बारे में पढ़ें, जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो हम कृषि की ही बात कर लेते हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अच्छी होती है उत्पादन वहाँ बहुत अच्छा है, जहाँ पे कम होती है वो कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। क्लाइमेट को कृषि से जोड़ के देख रहे थे तो सॉइल तो कृषि से आपके जुड़ा ही हुआ है कि मिट्टी उपजाऊ है। आज आप देख रहे हैं कि हम जैविक कृषि कर रहे हैं। जैविक कृषि का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमको मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी अच्छा उत्पादन होता है। जहाँ पे अनुपजाऊ है आप देखते हैं जो क्षेत्र बंजर होते हैं कितनी ज्यादा वहाँ पे समस्याएं होती है और असंतुलन की स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाती है। हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्सेज, तो जल ही जीवन है, केवल मानव के लिए ही नहीं, उन सारे विकास के कारकों के लिए जल जीवन है जो कि मानव को विकास की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, आपको एक आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना है तो वहां पे भी हमको पानी चाहिए कि जो आयरन हम बनाएंगे उसको ठंडा करना होगा, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में हमको वाटर चाहिए। कृषि के लिए तो चाहिए ही, इनके लिए तो जीवन है ही। एक्सेसिबिलिटी पहुंच, सीधे से आप इसको जोड़िए ट्रांसपोर्टेशन से, तो ट्रांसपोर्टेशन का महत्व हम समझ ही सकते हैं आज के समय में कि किसी स्थान पे परिवहन के मार्ग और परिवहन के साधनों का कितना ज्यादा महत्व है। आप एक उद्योग लगाते हैं, उस उद्योग में आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, सबसे पहले तो उस उद्योग को लगाने के लिए आपको एक बिल्डिंग बनानी होगी, अर्थात एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा। उसके लिए आप मटेरियल लेके आएंगे। जिस चीज का आपने उत्पादन लगाया है, मान लो आपने एक शुगर मिल लगाया है, तो शुगर मिल के लिए आपको गन्ने को वहां तक लाना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब जब आपने वहां से शुगर बना ली तो उसको मार्केट तक ले जाने के लिए परिवहन चाहिए। तो परिवहन का भी बहुत ज्यादा महत्व है विकास के कार्य। लोकेशन और अल्टीट्यूड कि किस तरीके का लोकेशन है, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, बहुत ज्यादा आपका ये कोई दुर्गम क्षेत्र तो नहीं है, कोई वन क्षेत्र तो नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में विकास की अलग अलग अवस्थाएं देखते हैं और वहाँ उन क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं भी बनाई जाती हैं। एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज्यादा समस्या होती है वहाँ पे, वही मैदानी क्षेत्रों में परिवहन साधनों का जाल बिछा है, तो आप देखते हैं कि विकास की जो का स्तर है वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल नहीं दे रही हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि रिपीटेशन होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने पैटर्न्स पढ़े हैं, डेवलपमेंट के पैटर्न्स और इंडिकेटर्स, उसमें सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स तो आप इस वीडियो से पहले उसको जरूर देखें।
अब यहाँ पे हो गया ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स थे। नॉन फिजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ऐतिहासिक कारक क्या है कि भारत में असंतुलन की स्थिति या असमानता की स्थिति बनी हुई है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आप चले जाए, हम अगर जाएं कि अंग्रेजों के शासन के समय से ही, तो उन लोगों ने जहाँ पे अपने उद्योग स्थापित किए, आपने देखा होगा कि बंगाल में और महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की, जो कॉलेजेस बनाए उन्हीं क्षेत्रों में बनाए, उद्योग वहीं पे स्थापित किए। तो शुरू से ही, प्रारंभिक काल से ही एक असमानता की स्थिति ने जन्म ले लिया। आज भी आप देखेंगे कि वही क्षेत्र हमारे आज महानगर है और बाकी क्षेत्रों से अधिक ज्यादा विकसित है। इन्हीं के कारण उपनिवेशवाद ने वहां पे जन्म लिया। साथ ही साथ में ऐतिहासिक कारकों में आप देखेंगे कि सामंतवादी प्रथा थी, तो वहां पे एक असंतुलन की स्थिति जन्म लेती है। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स को दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक कल्चरल और दूसरा रिलीजियस। तो भारत में आप देखते हैं कि कल्चरल जो इनइक्वालिटीज है, या यही हमारे देश की विशेषता भी है कि हम कहते हैं अनेकताओं में अनेकताओं का देश है। इसके साथ ही साथ कुछ असंतुलन भी जन्म लेता है उनके कारण। कई जाति, धर्मों, वर्गों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, सभी की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी मांग है उनकी, और इस कारण से एक सामाजिक असमानता जन्म लेती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? किसी क्षेत्र में जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है उस क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों को अगर आप देखें, अलग अलग प्रकार की वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं, अलग योजनाएं वहाँ पे चलाई जा रही है और उन योजनाओं का प्रभाव उन क्षेत्रों में अलग अलग है। ये भी एक असमानता को जन्म दे रही है। इकोनॉमिकल असमानता के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि आय की स्थिति क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आय। किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, हम गोवा का उदाहरण लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले ये क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो ये एक असमानता का बहुत बड़ा कारण है, और आय जो है इन सभी असमानताओं को भी जन्म देता है। साथ ही साथ डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं, हमारी जो जनांकीय असंतुलन है या जनांकीय जो कारण है, जनसंख्या, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन फिजिकल फैक्टर्स की। नॉन फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले ये जो भी चीजें जुड़ी हैं, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, वो जुड़ी है किसी न किसी जनसंख्या से, किसी न किसी क्षेत्र की जनसंख्या से। उनकी विशेषताएं किस प्रकार की हैं? कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का भार बहुत ज्यादा है और उस भार की तुलना में संसाधन कम है, तो वो क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा, असंतुलन की स्थिति आएगी। वहीं कोई क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या का भार कम है, संसाधनों की आपूर्ति ज्यादा है और साथ ही साथ में वो टेक्निकल रूप से भी विकसित है, तो वो क्षेत्र विकास में उन्नति करेगा। यहाँ पे एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र असमान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम आज एक टेक्निकल एरा में जी रहे हैं, ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इसी यहाँ पे एक असमानता देख लीजिए कि जो बच्चे अभी शहरों में होंगे और कुछ बच्चे जो गाँव में होंगे जिनके पास नेटवर्क नहीं है, तो आप में और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एक असमानता आ गई, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा और आपके पास पहुंच गया। कई सारे उदाहरण आप खुद ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे डायनामिक फैक्टर्स हैं जो कि बदलते रहते हैं, जिसमें कि एजुकेशन है, इनकम है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इन सब के आधार पे बदलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप कई प्रॉब्लम जन्म लेती है। प्रादेशिक असमानता ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किस प्रकार का प्रादेशिक असमानता हो सकता है? आपका इंटर और इंट्रा रीजनल असमानता हो सकता है। एक राज्य में एक अंतरराज्य और एक अंतरा राज्य, अर्थात एक ही क्षेत्र के अलग अलग भागों में होने वाली असमानता असंतुलन, और एक राज्य से या एक देश से दूसरे देश में होने वाली असमानता, जिसको हमने यहाँ पे देखा था विलियमसन के आधार पे अमेरिका और इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे। नगरीय और ग्रामीण असमानता, साक्षर और असाक्षर असमानता, स्त्री और पुरुषों के बीच की जो असमानता है, ये सारी असमानताएं यहाँ पे जन्म लेती। सॉल्यूशन, शुरू में हमने पढ़ा कि असमानता विकास का अंतर्निहित गुण है, अर्थात इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नियोजन करके जो विकास है उस विकास को नियोजित करके हम इस असमानता को दूर कर सकते
अगर संरचनात्मक असमानताएं हैं तो हमको अवस्थापना के जो तत्व है उसका समुचित विकास करना होगा। जिन क्षेत्रों में कृषि की अच्छी स्थिति नहीं है अर्थात उर्वर मृदा नहीं है, वहाँ पे हम पशुपालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, कुछ किसी और प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। बहुत बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं तो वहाँ पे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। राजनीतिक जो विषमता है उसको दूर किया जा सकता है, प्रशासनिक विषमता को दूर किया जा सकता है और इनके माध्यम से हम इन असमानताओं को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो। तो इसके आगे हम बात करेंगे, हम देख चुके हैं कि प्रादेशिक असमानता और जो असंतुलन है उसके कारण क्या है, क्या समस्या उत्पन्न होती है और किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में थोड़ा सा इस बारे में जान लें कि इस असमानता और असंतुलन के मापन के संबंध में कुछ मॉडल दिए गए हैं, मेजर्स ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी, कि हम कैसे मापन कर सकते हैं, किन विधियों के द्वारा मापन कर सकते हैं। तो कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके बारे में हम बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। ये सिलेबस में नहीं आता है पर आपको अपने उत्तर को पूरा करने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो मॉडल है या फिर जो पहली जो मापन की विधि है वो है आपकी लोकेशन कोऑर्डिनेट थ्योरी। ठीक है, स्थिति लब्धि जिसको कहा जाता है, ये जो स्थिति लब्धि है या लोकेशन कोऑर्डिनेट है इसको ज्ञात किया जाता है जब कोई एक तथ्य हो किसी क्षेत्र का और उस तथ्य को उस विशेष क्षेत्र के तथ्य से जब हम आनुपातिक रूप से उसकी तुलना करें और जो परिणाम आता है वो होता है स्थिति लब्धि मापन की विधि। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप हम उदाहरण ले सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या का, शहरी जनसंख्या का अगर हमको मापन करना है और हमको पता करना है कि संतुलन की स्थिति किस प्रकार की है तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया, उस शहरी क्षेत्र की जनसंख्या क्या है अपॉन टोटल अर्बन पॉपुलेशन और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। किसी क्षेत्र की शहरी जनसंख्या से अर्थ है कि हम किसी एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम रायपुर की शहरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं और जो दूसरी जनसंख्या है वो है टोटल अर्बन पॉपुलेशन, अर्थात छत्तीसगढ़ की टोटल अर्बन पॉपुलेशन कौन सी है उसको हमको लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। 3 तरह के इसमें आंकड़े आपको प्राप्त होंगे, ये 0 से लेके 1 के ऊपर तक इसके आंकड़े प्राप्त होते हैं। अगर इसकी स्थिति जो है मोर देन 1 है तो वो स्थिति होती है हाई कंसंट्रेशन की, अर्थात उस क्षेत्र में जो केंद्रीयकरण है जनसंख्या का वो बहुत ज्यादा है। 1 से कम आता है इसका अर्थ क्या है कि बिखरी हुई स्थिति है, जो लोकेशन है वो कैसा है, डिस्पर्स है। और अगर 1 आता है तो वो बताता है इक्वल कंडीशन को कि सभी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो जनसंख्या का बिखराव है वो एक समान है। एक दूसरी विधि है वो है आपका लॉरेंज कर्व। मैक्स लॉरेंज ने इस विधि को दिया था। हम एमए के सिलेबस के प्रैक्टिकल्स में इन विधियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो लॉरेंज कर्व है वो कहीं पे इनकम हो, प्रॉपर्टी हो या पॉपुलेशन हो, इनके बीच में किस प्रकार का असंतुलन और विषमता है इसको बताता है। इसके लिए हमको करना ये होता है कि ग्राफ हमको लेना है जिसमें एक अक्ष होगा x का, दूसरा होगा y का। इन दोनों स्थितियों में हम उनकी जो संचयी आवृत्तियों का प्रतिशत होगा उसको रख देंगे। यहाँ पे हम रख सकते हैं कि उस क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, आय का प्रतिशत क्या है, और इसके ठीक ही बीच में हम एक विकर्ण खींचेंगे। ये विकर्ण बताता है इक्वल कंडीशन को। ठीक है, अब जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे और फिर ये जो दूसरा एक विकर्ण बन के आएगा, हो सकता है वो इस विकर्ण रेखा एक समानता, इसको आप कह सकते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी का, ठीक है, एक समानता की रेखा है और इससे जितनी ही हम दूर होते जाएंगे असमानता उतनी ज्यादा होगी। और अगर ये रेखा इसके पास होगी अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल, ठीक है, तो इसमें हम एक से ज्यादा आंकड़ों को लेके लॉरेंज कर्व बना सकते हैं जो कि असंतुलन की विधि के मापन की विधि। तीसरी जो विधि है इसको हम कहते हैं गिनीज कोएफिशिएंट, है ना। गिनी लेके आए थे, गिनी नाम के आपके विचारक थे भूगोलविद का, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये जो लॉरेंज कर्व से जो प्राप्त आंकड़े थे इसके ही आधार पे एक और विधि को अपनाया। इसमें क्या
क्या करते हैं ये कि ये जो स्थिति निकल गया है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, आप देख रहे हो, और एक संपूर्ण त्रिभुज है। तो ये करना क्या है कि ये जो छाया है संपूर्ण मानचित्र का, उसको भाग दे देना है किससे, टोटल मानचित्र का जो एरिया है इससे, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है और ये छायांकित भाग है ऑरेंज कर्व से निकला हुआ, तो इसको इससे भाग देना है। और यहाँ पे जो आपके आंकड़े आएंगे वो असंतुलन और संतुलन की स्थिति को दिखाएंगे। यहाँ पे भी दो तरीके के आपके आंकड़े आएंगे। अगर एक आ जाता है तो इसका क्या होगा कि कंसंट्रेट है, केंद्रीकरण है वहाँ पे पॉपुलेशन का, और एक से कम आएगा तो डिस्पर्स लोकेशन को या कंडीशन को ये दिखाता है, ठीक है। तो ये 3 विधियां हैं, बस इस विधियों के बारे में आपको संक्षेप में जानना है। इसके साथ ही साथ में कुछ मॉडल दिए गए हैं इस असंतुलन पे, उन मॉडल्स को बस नाम जानना है यहाँ पे आपको। गुनाह मिल्डर का नाम आप पढ़ चुके होंगे या इसके सिद्धांत को पढ़ चुके होंगे। इन्होंने एक मॉडल दिया था क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, गुनाह मिल्डर, ठीक है। 1957 पे संचयी कार्योत्पादक मॉडल इन्होंने दिया था। विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के आधार को लेकर इन्होंने अपना मॉडल दिया और असंतुलन की स्थिति को समझाया। इनके साथ साथ में एक और मॉडल इंपॉर्टेंट है, वो है हर्समैन का, जो कि मॉडल देते हैं मॉडल ऑफ ट्रिकलिंग डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। अधोगामी जो विकास है और ध्रुवीय केंद्रीकरण या ध्रुवीय प्रभाव है, उसके संबंध में हर्समैन ने अपना एक असंतुलन का मॉडल दिया है। यह असंतुलन के मॉडल को हम अलग से पढ़ेंगे। एक मॉडल हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ पोल थ्योरी, और शुरू में ही पढ़ा है कि जो ग्रोथ पोल है वो ही असमानता की शुरुआत होती है। जिस स्थान पे ग्रोथ पोल स्थापित होता है उसे संलग्न क्षेत्रों में असमानता आ जाती है। ये तो वैश्विक स्तर पे है। भारत में नाम आता है एन साहा का या एन साहा का, जिन्होंने पहली बार असंतुलन के संबंध में कोई अपना एक मॉडल दिया, और इन्होंने जनपद स्तर पर विचलन की स्थिति को ज्ञात करके किसी क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति को बताया था। तो ये पूरे मॉडल को पढ़ने के लिए आपको इससे पहले का भी वीडियो देखना पड़ेगा कि विकास और के प्रतिरूप क्या होते हैं, उसके संकेतक क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ में यह असंतुलन और असमानता के कारण प्रभाव, उसका सोल्यूशन, मॉडल और उसके मापन की क्या विधियां हैं, ये भी आपको जानना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे मॉडल पे बात करेंगे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।